हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ पेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद को आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। एचएसवीपी ग्राउंड में रैली हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये बड़ी रैली है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रैली को लेकर पहले ही दावा किया था कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। पिछले कई दिनों से इस रैली के आयोजन को लेकर मेहनत कर रहे थे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। स्वच्छता शुभंकर स्वच्छता कौमी का भी मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज इस रैली के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इलाके के लोगों को दी है। उधर हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने चौटाला परिवार पर बड़ा पलटवार किया है। अमर्यादित भाषा का कहा कि राजनीति में कोई स्थान नहीं है। अजय और अभय चौटाला पर तंज भी कसे। जयप्रकाश ने कहा दोनों बेटों ने देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के नाम को धूमिल किया। जयप्रकाश ने यानी मैंने देवीलाल के नाम को हमेशा ऊपर रखा। चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर भी जयप्रकाश ने तंज कसा। कहा ये कोई पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं, किसी की पर्सनल यात्रा है। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर भी जयप्रकाश जेपी बरसते नजर आए। कहा जिनकी वजह से वोट रिजेक्ट हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। देखो, निंदनीय थी, अमर्यादित थी, कुष्ठा से भरी हुई थी, अहंकार से। और ये पॉलिटिशियन की भाषा नहीं हो सकती, राजनीतिक व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। ये किसी ऐसे व्यक्ति की भाषा है जो समाज में ना रह करके कहीं दूसरी दुनिया में रहता। मेरी पॉपुलरिटी से परेशान, मैं सच्चाई कह देता हूँ, इनकी सच्चाई को उजागर कर देता हूँ। जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं आप? ये देखिए, कोई सा एक इंस्टेंस जब 3 कृषि कानून पास पार्लियामेंट में हुए, उस वक्त तो ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट है दोनों पार्टियों से साथ दे रही थी बीजेपी का। और जब आंदोलन खत्म हुआ, किसान रत्न बन गए, किसान संगठनों ने मदद करी। जैसे ही एमएलए बन गए, फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जगह वोट दे दी। तो ऐसे ही हर बार किसी भी विपक्षी पार्टी ने सत्ताधारी दल का साथ देने के बजाय लड़ाई विपक्ष के साथ करनी चाहिए। क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू होगी। जो वोट रिजेक्ट हुई है वो तो जबरदस्ती करी है, बीजेपी की भी तो हुई है। 1 वोट बीजेपी की हुई है और 3 हमारी हुई है। 1 हमारी जबरदस्ती चुनाव आयोग ने करी है, वो थी नहीं। वो तो देश की जनता के सामने हमारे एमपीज भी गए, हमारे वकील भी गए, जबरदस्ती करी है क्योंकि ये चुनाव हार चुकी थी। और अब भी मैं कहता हूं कि सैद्धांतिक तौर से भी, नैतिकता से भी इसमें दोनों पार्टी हारेगी। अभय सिंह ये कहता है तो अभय सिंह ने ये क्यों नहीं सोचता कि प्रजातंत्र में वोट बड़ा अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। क्यों नहीं डलवाया अपने विधायकों से? या तो हम इधर डालते हैं उधर डालते, ये कह करके डाल देते हैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दलित समाज से है, इनका दाग भी हट जाता। जो 1998 में जब कांसीराम जी के साथ धोखा करके अलग हुए थे, डालना चाहिए था वोट, किसी का तो डालते। अगर ना ही करनी थी फिर 10 दिन पहले ना कर देते कि हम एब्सटेन करेंगे। नहीं, तरले काटने की क्या जरूरत है? उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, वो करे, अच्छा है। क्योंकि कई विजेंद्र तो राजनीति शुरू बीजेपी से हुई है, तो 5 वर्ष वहाँ रहा है, अच्छा है। पूरा प्रदेश को घूमे, देखे, बात करे। क्योंकि पार्टी ने इसको अधिकृत नहीं किया। जब पार्टी ने अधिकृत नहीं किया तो फिर पार्टी के नेता जाए ना जाए तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। उधर पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा करनाल पहुंची। क्रॉस वोटिंग पर इस दौरान बृजेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया। कहा कि जो वोट कैंसिल हुई हैं उनका कारण भी साफ नहीं है। कुछ लोग संगठन को कमजोर करना चाहते हैं। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने कहा कि जो वोट कैंसिल हुई हैं उनका स्पष्ट कारण नहीं हो सकता, लेकिन जो वोट क्रॉस हुई हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट है और उन्हें पार्टी के प्रभावी नेताओं और सीएलपी लीडर को दिखाकर डाला गया है।
उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की जरूरत बताई। कहा कि जिम्मेदार लोगों ने से शीर्ष नेतृत्व को जवाब लेना चाहिए। उन्हें भरोसा है कि पार्टी के अंदर इस पर बातचीत भी हो रही है। ये राज्यसभा का जो चुनाव है, इसके बारे में हमें राष्ट्रीय स्तर पे गहन विचार करना चाहिए कि ये चुनाव किस तरह से होना चाहिए। कि आपको पता हो 2003 से पहले तो ये प्रोविजन भी नहीं था कि आप अपना वोट पार्टी के एजेंट को दिखाएंगे। उस समय तो बिल्कुल ही सीक्रेट बैलेट था। तो ये भी इसलिए किया गया है, भाई आप पार्टी के निशान पे, पार्टी की वोट पे आप एमएलए बने हैं, तो इसको मिड डे एक चीज बनाई गई कि कम से कम पार्टी को ये तो पता रहे कि कौन लोग हैं जो पार्टी से और लोगों के विश्वास से दगा कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन स्थिति तो आज भी उसी तरह की है कि क्रॉस वोट हो रहा है, जबकि आप एक पार्टी के वोट पे चुन के आए हुए हैं। तो इसमें भी आगे एक तो इस चीज पर विचार होना चाहिए कि राज्यसभा का चुनाव क्या उसी तरह से हो जिस तरह से भी होता है, और दूसरा क्या राज्यसभा में जो वोट कैंसिलेशन है उसको तो 1 लाख तरीके हो सकते हैं वोट कैंसिल करवाने का। मतलब वो तो उससे तमाशा बना है ये सारा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले एमएलए को सस्पेंड किया जा सकता है। बैठक में 5 में से 3 विधायकों ने अपना जवाब दिया था और हरियाणा अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट क्या होगी इस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन रिपोर्ट आज या कल में भेज दी जाएगी। कल अनुशासन समिति की बैठक चंडीगढ़ में हुई और हाईकमान अब तय करेगा कब तक और क्या कार्रवाई करनी है, ये कमेटी के चेयरमैन की तरफ से कहा गया। विधायक शैली चौधरी रेणुबाला भी इस बैठक में पहुंची। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने ये कहा था कि वो अपना पक्ष रखना चाहती कमेटी के सामने जब तक कि कमेटी कोई फैसला उनके बारे में लिखकर आलाकमान को भेजे। दोनों पर ही क्रॉस वोट करने का आरोप है। 5 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है और इन्हीं पर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। कल अनुशासन समिति की चंडीगढ़ में बैठक, धर्मपाल सिंह मलिक जो इसके चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में बाकी 4 मेंबर्स के साथ ये बैठक हुई और बाकायदा सारे पहलुओं को देखते हुए एक रिपोर्ट बनाकर अब कांग्रेस आलाकमान को भेजी जाएगी। इसी को लेकर धर्मपाल सिंह मलिक ने कहा कि हम रिपोर्ट बनाकर सिफारिश करते हुए आलाकमान को भेज देंगे। उसके बाद क्या फैसला, कब तक फैसला होना है, ये आलाकमान तय करेगा। ये देखिए, अनुशासन समिति की बैठक हुई, सभी 5 मेंबर उसमें हाजिर हुए और 2 जो महिला मेंबर थी, विधायिका थी, वो पर्सनली उन्होंने आज सुबह रिक्वेस्ट डाली कि हमें पर्सनली सुना जाए। उन दोनों को हमने बुलाया, उन्होंने अपनी बात कही, उनकी सफाई जो थी वो हमने सुनी है, हमने सारी चीज़ें नोट की हैं और उनके अगेंस्ट और उनके फेवर में जो भी बातें हैं वो सारा रिजल्ट निकाल के हम कल तक निर्णय ले लेंगे। ये देखिए, जो ये तो क्लियर है कि कोई तो है कल्प्रिट। जब हमारे 37 एमएलए थे और वोट पड़ी 28, तो 9 गड़बड़ है क्रॉस। और सीधे आपके लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अगर जी हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे वल्लभगढ़ के विधायक जिनका जन्मदिन भी है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करें। हमारे विधायक बड़खल दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक एनआईटी सतीश फागना जी, हमारे विधायक होडल हरेंद्र राम रतन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी मेयर फरीदाबाद श्रीमती परवीन बत्रा जोशी जी, हमारे प्रभारी फरीदाबाद नरेंद्र वास जी, जिला के हमारे अध्यक्ष फरीदाबाद पंकज पूजन रामपाल जी, इनका भी आज जन्मदिन है।
इनको भी मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पार्टी के कार्यों को निरंतर गति से आगे बढ़ाने का ये काम करते रहें। हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद महानगर के अध्यक्ष सोहनपाल जी, हमारे पलवल के जिलाध्यक्ष विपिन भैसला जी, पूर्व मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे इस फरीदाबाद की शान यहाँ के उद्योगपति जो निखिल नंदा जी, हमारे चेयरमैन यूएलबी, हमारे सेक्रेटरी और हमारे कमिश्नर अशोक कुमार मीणा जी और उपस्थित आज इतनी भारी संख्या में फरीदाबाद की मेरी सरदारी, इतनी भारी संख्या में आज फरीदाबाद के मेरी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद की वो पवित्र भूमि, ये ऐतिहासिक धरती और इस पर ये विशाल रैली में आए हुए हमारे सभी भाई बहन, मुझे देख करके एक बड़ी ऊर्जा मिल रही है। मुझे देख करके एक गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ये पवित्र भूमि, यहां से कुछ दूरी पर ही महाकवि सूरदास जी, संत सूरदास जी की जन्मभूमि सीही है। ऐसी पवित्र भूमि पर ऐसे महान संतों को जन्म देने वाली ये पावन धरा को भी मैं नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद ये औद्योगिक शहर ही नहीं बल्कि ये हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये हमारा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथियों, हमें गर्व है इस फरीदाबाद जो एशिया की 9वीं सबसे बड़ी ये औद्योगिक ये संपदा माना जाता है। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में बना करके मोदी जी के नेतृत्व में यहां आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं उस आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आज की ये धन्यवाद रैली फरीदाबाद को एक विकास की और नई ऊंचाई और नई गति ये देने का ये काम करेगी। आज हम इसका संकल्प लेने का आज काम कर रहे हैं। साथियों, आज फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के रूप में ये मेरा फरीदाबाद ये उभर रहा है। जब हम देखते हैं पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से
120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। साथियों, और इसके साथ ही मैंने फरीदाबाद को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कामेक्स का अनावरण भी आज यहाँ किया है। और साथियों, मैं फरीदाबाद के नगर वासियों को अपील भी करता हूं कि आपका शहर स्वच्छ बनाने के अभियान में आपका भी योगदान इसमें भरपूर चाहिए। आज यहाँ पर हमने निर्मल ताऊ और निर्मला ताई का भी स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत आज इसका शुभारंभ किया है। साथियों, आज अभी रिमोट के माध्यम से पिछले दिनों मेरे फरीदाबाद के अंदर जो एक रोजगार मेला लगा था, लगभग 350 युवाओं को आज ज्वाइनिंग लेटर भी वो दिया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये सरकार ये विकास को लेकर के 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 11.5 वर्षों में इस फरीदाबाद विधानसभा के लिए 44 यहाँ अनाउंसमेंट किए थे और 44 में से 24 का काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हम तो रैली के मंच से कई बड़ी सौगातें दी हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के विकास एजेंडे को नई गति देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य के दौरे के लिए आमंत्रित भी किया है। यह प्रस्तावित दौरा न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के लिहाज से भी बेहद अहम है। माना जा रहा है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री हरियाणा पहुंचेंगे और सोनीपत में मारुति सुजुकी प्लांट के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो अंबाला में 1857 की क्रांति की स्मृति में बनाए गए शहीद स्मारक को भी जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये हरियाणा दौरा विकास, निवेश और रोजगार के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अहम मुलाकात, विकास पर केंद्रित चर्चा। नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। करीब आधे घंटे चले इस बैठक में राज्य के औद्योगिक विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निवेश आकर्षित करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि राज्य सरकार कई बड़ी परियोजनाओं को उद्घाटन के लिए तैयार कर चुकी है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की देखरेख में हरियाणा दिन प्रतिदिन विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रधानमंत्री का यह प्रस्तावित दौरा भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाएगा। 20-25 अप्रैल के बीच प्रस्तावित दौरा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा 20 से 25 अप्रैल के बीच प्रस्तावित है। इस दौरान वे सोनीपत और अंबाला में प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इस दौरे को एक मल्टी डायमेंशनल अवसर के रूप में देखा है, जिसमें विकास, रणनीति और निवेश तीनों आयाम शामिल हैं। पिछले कुछ साल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आकर नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। सोनीपत में मारुति सुजुकी प्लांट, औद्योगिक क्रांति का केंद्र। सोनीपत के खरखौदा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT में मारुति सुजुकी का विशाल उत्पादन संयंत्र हरियाणा के औद्योगिक विकास का नया प्रतीक बनकर उभर रहा है। ये प्लांट 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिसमें दूसरे चरण का उद्घाटन प्रस्तावित है।
इस परियोजना में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसके पूरी तरह चालू होने पर लाखों वाहनों का वार्षिक उत्पादन संभव होगा। इस प्लांट से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे, बल्कि ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन से जुड़े छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। मोटर पार्ट की भी कई कंपनियां आसपास लग रही हैं, जिससे रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अंबाला का शहीदी स्मारक, इतिहास को सम्मान। अंबाला में तैयार किया गया शहीदी स्मारक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों और शहीदों को समर्पित है। ये स्मारक देशभक्ति और बलिदान की भावना को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। इस स्मारक का उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना है, बल्कि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जोड़ना भी है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह स्मारक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और अंबाला को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित करेगा। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब अंबाला में उनकी याद अमर हो जाएगी। निवेश, रोजगार और विकास पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री को साफ किया कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है। सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री के हाथों इन परियोजनाओं का उद्घाटन होने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और हरियाणा को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। पहले से ही हरियाणा को मारुति सुजुकी प्लांट के लिए जाना जाता है। सीएम सैनी की अगुवाई में अब हरियाणा पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा। राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा भी शामिल। इस मुलाकात में केवल विकास परियोजनाओं पर ही नहीं, बल्कि समझा जाता है कि राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब में होने वाले चुनाव प्रचार की अपनी योजना के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। इसके अलावा माना जाता है कि राज्यसभा चुनाव के परिणामों और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत हुई। हाल ही में हुई राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव में एक सीट बीजेपी और दूसरी कांग्रेस के खाते में गई। हरियाणा के लिए बड़ा अवसर। हरियाणा सरकार इस प्रस्तावित दौरे को एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। ये दौरा राज्य की विकास परियोजनाओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने, निवेश आकर्षित करने और जनता के बीच सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने का माध्यम बन सकता है। इस दौरे के बाद सोनीपत का मारुति प्लांट और अंबाला का शहीदी स्मारक न केवल विकास के प्रतीक बनेंगे, बल्कि हरियाणा की प्रगति की नई कहानी भी लिखेंगे। हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।